नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है सर्वनाम। आज मैं आपको सर्वनाम करवाने जा रहा हूं और सर्वनाम को विस्तार से करवाने वाला हूं। और संज्ञा करवाने के बाद थोड़ा सा समय लंबा हो गया था, पर कोई बात नहीं, अब आपको रेगुलर चलने वाला है। हर बार रेगुलर का कहता हूँ पर हो जाता है, लेकिन इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि 100% रेगुलर रहूँगा। और संज्ञा जो करवाई है वो बहुत विस्तार से करवाई है और शॉर्ट में भी करवा दी, वस्तुनिष्ठ भी करवाए हैं। और उसके जो प्रश्न करवाए हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार वो क्लास जरूर देखना, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, समय जरूर लगता है मुझे करवाने में, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करवाता कि भी कहीं से भी उठाया या किसी भी तरह से, क्योंकि मेरे पास सारा मैटर ऑलरेडी है, पहले से ही मैंने तैयार करवा रखा है। मेरी बुक्स वगैरह सभी आती है, आप सभी को ध्यान है जो विद्यार्थी देख रहे हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं जो पहले करवा रखा है उसको फिर से नहीं करवाता हूँ, उतना ही फिर से नहीं करवाता हूँ। फिर से पढ़ता हूँ, फिर से नई किताबें पढ़ता हूँ, फिर से कोई नई चीज़ ढूंढ कर लाता हूँ और फिर वर्तमान के अनुसार करवाता हूँ। अभी जैसे ऑब्जेक्टिव की बात आए तो ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, मैं उनको देखता भी हूँ। मैं उनको नहीं कह रहा, सभी को अपने अपने तरीके से मेहनत करनी होती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करवाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी आप देख रहे हो कि वीडियो नहीं आ रही है, क्वेश्चंस की भी नहीं आती है, जबकि क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे बने हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से बने हुए, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से बने हुए, बच्चन सिंह के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के, ठीक है ना। और लेकिन फिर भी नहीं करवा रहा हूँ, कारण क्योंकि एक बार करवा चुका हूँ। अब कुछ नया, कुछ अलग जो आज की परीक्षा के अनुसार हो, और उस पर मेहनत करता हूँ और उस मेहनत करने में टाइम लग जाता है, इसलिए क्लासें लेट हो जाती हैं। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह बनाए हैं, वो बुक के रूप में भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, और क्लासों के रूप में भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं व्याकरण की क्लास, सर्वनाम की। आज हम बात करते हैं सर्वनाम की। तो सीधी सीधी बातें हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की हम बात करते हैं सर्वनाम की। जी आ जाओ इधर। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम बहुत ही अच्छे से और आराम से आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम की हम बात करें तो नॉर्मली हम परिभाषा क्या देते हैं सर्वनाम की? नॉर्मली हम सर्वनाम की परिभाषा, दिख तो रहा है ना ये, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि वाइट जो स्क्रीन है उस पर मैंने पहले बहुत रेयर पढ़ाया है, ठीक है ना, आज पहली बार वाइट पे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सर्वनाम का नॉर्मली हम जो परिभाषा देते हैं वो ये देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा क्या है जो हम हर जगह पढ़ते हैं, वो परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये वाली परिभाषा आपकी क्लियर कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले, शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है ना।
फिर उसके बाद इसका विस्तार से परिचय पढ़ेंगे, सिद्धांतिक परिचय जैसे आप पढ़ते हो वो सारी बातें भी मैं साथ का साथ बताता चलूंगा कि सर्वनाम का शाब्दिक परिचय सबसे पहले, यह शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर सर्वनाम की परिभाषा क्या है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना, और फिर सर्वनाम के भेद कितने हैं वो भी लिखवा दूंगा। फिर उसके बाद सर्वनाम के मूल सर्वनाम कितने माने गए हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 माने गए, वो भी मैं लिखवा दूंगा। वो 11 सर्वनाम किस किस में आते हैं वो भी मैं लिखवा दूंगा। और फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और सर्वनाम में जो सर्वनाम होते हैं उनमें से जो कुछ ऐसे सर्वनाम रहते हैं, 4 प्रकार के, टोटल 6 है, 6 में से पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी जो 4 सर्वनाम हैं वो सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। तो उन सभी का सार्वनामिक विशेषण से क्या डिफरेंस है, उन सभी का सार्वनामिक विशेषण से क्या अंतर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि एक जो नॉर्मल परिभाषा हम पढ़ते हैं प्रत्येक किताब में कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर क्यों आते हैं, क्योंकि अगर बार बार हम संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं भाषा में सुंदरता नहीं रहेगी, कहीं न कहीं भाषा में संक्षिप्तता नहीं रहेगी, ठीक है ना, और कहीं न कहीं भाषा में पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। इन तीनों ही चीजों के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किन किन के लिए? एक तो हम प्रयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किसके लिए? सुंदरता के लिए, ठीक है ना। दूसरा हम प्रयोग करते हैं, संज्ञा का प्रयोग क्यों करते हैं? सुंदरता के लिए। दूसरा हम संक्षिप्तता के लिए, संक्षिप्तता के लिए। और तीसरा हम करते हैं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, ठीक है ना। इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब बात आई सर्वनाम की, मैंने कहा था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि ठीक, जैसे मैंने कहा राम चाय बना रहा है। अगर मैं कहता हूं कि राम चाय बना रहा है तो यहां राम क्या है? यहां राम क्या है? राम है संज्ञा, ठीक है ना। मैंने कहा कि राम चाय बना रहा है तो यहां राम क्या है? यहां राम संज्ञा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वह चाय बना रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि वह चाय बना रहा है तो यहां ये वह क्या हो गया? यहां वह हो गया सर्वनाम, ठीक है ना। यहां वह क्या हुआ? ये वह सर्वनाम हो गया। अब ये सर्वनाम हो गया तो ये किसके स्थान पर आया है? ये किसके स्थान पर है? संज्ञा के स्थान पर। इसलिए कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जितने भी सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संज्ञा के स्थान पर क्यों आते हैं? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब संज्ञा है। जो भी हमें दिखाई देता है और जो हम महसूस करते हैं वो सब सर्वनाम है और उनके संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम को लेकर आते हैं। अब क्यों लेकर आते हैं वो मैं बताता हूं किस लिए लेकर आते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि राम चाय बना रहा है, राम अभी आया है, राम
जल्दी चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, एक मिनट, अपने वाक्य नया ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना। जैसे राम चाय बना रहा है, राम अभी आया है, राम को विद्यालय जाना है। अब इसमें देखो, राम चाय बना रहा है, राम अभी आया है, राम को विद्यालय जाना है। तो इसमें बार बार क्या चीज आ गई, इसमें बार बार राम नाम का प्रयोग हुआ है। किस नाम का प्रयोग हुआ है, राम नाम का प्रयोग जो है वो बार बार हुआ है, जो अटपटा लग रहा है, सुंदर भी नहीं लग रहा, इससे भाषा में संक्षिप्तता भी नहीं आ रही, और इससे क्या है, पुनरुक्ति दोष भी हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, सुंदर भी नहीं लग रहा, क्योंकि बार बार राम चाय बना रहा है, राम अभी आया है, राम को विद्यालय जाना है। तो यहां क्या है, सुंदर नहीं लग रहा है वाक्य, और उसके साथ साथ पुनरुक्ति, उक्ति का जो है वो मतलब दोहरान हो रहा है, दोष हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है, पुनः उक्ति आ रही है। तो इस वजह से क्या है, अब इस चीज से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब वो सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे यहां राम चाय बना रहा है, वह, अब राम की जगह यहां क्या लिखेंगे, वह अभी आया है, उसे, या इसको कह देंगे उस, लिख सकते कि उसको विद्यालय जाना है। ठीक है ना, उसको विद्यालय जाना है। अब ये भी क्या हुआ, वह भी क्या हुआ, सर्वनाम, और उसे भी क्या हुआ, उस क्या हुआ, सर्वनाम, या उसको पूरा मान लो चेकार का प्रयोग करके, तो ये भी क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो इससे क्या हुआ, पुनरुक्ति दोष से बच गए, वाक्य में भी सुंदरता आ गई। अब देखो, राम चाय बना रहा है, वह अभी आया है, उसको विद्यालय जाना है। राम चाय बना रहा है, वह अभी आया है, उसको विद्यालय जाना है। तो यहां क्या हुआ, सुंदर भी हो गया, और पुनरुक्ति दोष से भी हम बच गए। किसी भी उक्ति का जो मतलब कोई भी उक्ति जो है वो पुनः नहीं आई है। तो इस चीज के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, सुंदरता के लिए, संक्षिप्तता के लिए। तो हम संज्ञा की बात, सर्वनाम की हम बात करते हैं, तो सर्वनाम की दो परिभाषाएं हमारे सामने आती है। एक तो वो आती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक तो कौन सी है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और दूसरी परिभाषा है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। सर्वनाम, सर्वनाम। अब हम लेते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले क्या लेंगे, शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। क्या है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ की बात हम करते हैं तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है
नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अब सबका नाम क्या है, इसको भी थोड़ा मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि सबका नाम से क्या तात्पर्य है। सबका नाम से क्या तात्पर्य है। अब जैसे मैंने कहा कि राम खेल रहा है, और उसके बाद मैंने किसका प्रयोग किया, वह खेल रहा है। फिर मैंने प्रयोग किया सीता गा रही है। इसके बाद मैंने प्रयोग क्या किया, वह गा रही है। इसके बाद मैंने प्रयोग किया गाय खड़ी है। इसके बाद मैंने प्रयोग क्या किया, वह खड़ी है। फिर मैंने लिखा हिमालय सुंदर है। फिर मैंने क्या लिखा, वह सुंदर है। फिर मैंने लिखा सोना महंगा है। फिर मैंने क्या लिखा, वह महंगा है। अब देखो इधर कितने नाम आए हैं, राम आया है, सीता आई है, गाय आई है, हिमालय आया है, सोना आया है। लेकिन यहां इधर क्या आया सभी के लिए, वह। यहां इन सभी के लिए क्या आ गया, वह आ गया। तो इसलिए सभी का नाम जो होता है वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम जो होता है वो सभी नामों के लिए आ जाता है। जैसे पशु, पौधे, पेड़, पक्षी, जितने भी संज्ञाएं हैं सभी के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग जरूरत नहीं होती। वैसे तो नाम अलग अलग होते हैं, नाम क्या होगा, सबका नाम अलग होगा, संज्ञा जो होगी वो अलग अलग होगी, सबके नाम अलग होंगे। लेकिन सभी नामों के लिए जिसका प्रयोग कर सकते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सभी नामों के लिए इसकी जगह जितने मर्जी ले लो, चाहे चांदी ले लो, सोना ले लो, पीतल ले लो, तांबा ले लो, उधर हम राम ले लो, श्याम ले लो, सनी देओल ले लो, सुनील शेट्टी ले लो, अक्षय कुमार ले लो, जो मर्जी जितने मर्जी नाम ले लो। इधर सीता है, गीता है, बबीता है, नीता है, रीता है, नीतू है, सीता है, जो भी है। इधर गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, जो भी है। इधर भी हिमालय है, अरावली है, जितने भी पहाड़ हैं, ठीक है ना, सबके लिए क्या सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम, सभी नामों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम। यह है शाब्दिक परिचय। अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं क्या रहेगी परिभाषा कि, ठीक है, संज्ञा के स्थान
पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा क्या रहेगी? दूसरी परिभाषा ये रहेगी कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता व पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता व पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं आगे। अब आएंगे हमारे पास सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के जो है 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक नंबर पर हम लेंगे पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। 2 नंबर पर हम लेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम। 3 नंबर पर हम लेंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। 4 नंबर पर हम लेंगे
प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पर हम लेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। 6 नंबर पर हम लेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुल कितने हो गए? 6 सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम माने जाते हैं। चलते हैं आगे। इनके भी आगे भेद होते हैं, पहले इनकी परिभाषा बता दें। ठीक है ना, परिभाषाओं को अपने फिर आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे उदाहरण सहित। एक बार मैं इनको वैसे बता देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए, सामने वाले के लिए और अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए, सामने वाले के लिए और अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और फिर हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसी निश्चित वस्तु के बारे में या किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का एक अन्य और नाम यह वो है संकेतवाचक सर्वनाम। तो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जिन वस्तुओं के बारे में या जिनके बारे में हमें कुछ निश्चित न हो, अनिश्चित रहे हम, और उनके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों के माध्यम से हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जहां वाक्यों को दो वाक्यों में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं व्यक्ति, वस्तु और प्राणी में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम के लिए भी अपने लिए और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अपने लिए का प्रयोग होता है। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और बता दूं मैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें भी जो होते हैं 2 भेद होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं? निकट के लिए और दूर के लिए। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी 2 भेद होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है कि मूल सर्वनाम जो है वो कितने माने गए हैं? मूल सर्वनाम,
मूल सर्वनाम जो कितने माने गए हैं? मूल सर्वनाम माने गए हैं 11। कितने माने गए हैं? मूल सर्वनाम मूल सर्वनाम 11 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं वो मैं आपको बता दूं। वो माने गए हैं, एक आएगा मैं, तुम, आप। ठीक है, उसके बाद यह, वह। उसके बाद कोई, कुछ। उसके बाद कौन, क्या। उसके बाद जो, सो। हो गया क्या? देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 सर्वनाम माने गए हैं। ये 11 सर्वनाम कहां आते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो मैं है ये आता है उत्तम पुरुष में। तुम जो है वो किस में आता है? मध्यम पुरुष में। ठीक है ना। आप जो है वो आता है अन्य पुरुष में। आप अन्य पुरुष में भी आता है और आप मध्यम पुरुष में भी आता है। ठीक है। और आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। फिर आते हैं हम यह और ये। यह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटस्थ के लिए और वह आता है दूरस्थ के लिए। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, कोई और कुछ आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई आता है प्राणी के लिए और कुछ आता है अप्राणी के लिए। कौन और क्या ये प्रश्नवाचक में आते हैं। कौन और क्या। जो सो किस में आते हैं? संबंधवाचक में। जो और सो। ठीक है। ये जो मूल सर्वनाम है ये आप जरूर याद रखें। ये जो मूल सर्वनाम बताए गए हैं इनको आपने जरूर जरूर याद रखना है कि मैं, तुम और आप। इनको टुकड़ों में बांट ले, आसान रहेगा। मैं, तुम और आप ये पुरुषवाचक में आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? निश्चयवाचक में यह और वह। फिर आता है अनिश्चय में कोई और कुछ। फिर प्रश्न में आता है कौन और क्या। फिर संबंधवाचक में आता है जो और सो। इस तरह से इसको आप अलग अलग बांट के याद रख सकते हो। आसानी से याद ये आपको रह जाएंगे। ठीक है। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये 11 सर्वनाम माने जाते हैं। वैसे कारकों को मिलाकर सर्वनाम बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से ये 11 ही सर्वनाम होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक नंबर पर हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
परिभाषा। जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए, सामने वाले के लिए, वह जिसके संबंध में बात कर रहे हैं के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए, सामने वाले के लिए, वह जिसके संबंध में बात कर रहे हैं के लिए किया जाता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कहने का मतलब यह है कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 लोगों का प्रयोग लिया होता है, एक मैं, जो मैं बात कर रहा हूं, दूसरे आप, जो आप सुन रहे हो, एक मैं जो मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम वक्ता कह सकते हैं और जिसे हम लेखक भी कह सकते हैं। अगर कोई बात किताब में लिखी गई है तो वो लेखक होगा, अगर बोल रहा है तो वो वक्ता होगा। ठीक है ना। तो एक वक्ता या लेखक सामने जो सुन रहा है उसे हम श्रोता कहेंगे या फिर पाठक कहेंगे। ठीक है ना। सामने सुन रहा है तो वो श्रोता, और नहीं तो वो फिर पाठक हुआ। श्रोता या पाठक। और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अन्य है, तो वह होता है अन्य पुरुष। तो इन तीनों के लिए जिन सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, जो बोल रहा होता है, वक्ता या लेखक। मैं भी, जब मैं बोल रहा हूं वक्ता या लेखक, तो फिर क्या हूं? मैं हूं उत्तम पुरुष। ठीक है। और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या है? श्रोता या पाठक है, तो आप है मध्यम पुरुष। लेकिन जब आप बोलने लग जाते हैं और फिर मैं सुन रहा हूं, तो फिर आप क्या हो जाते हैं? आप हो जाते हैं उत्तम पुरुष। आप वक्ता है, आप लेखक हैं, तो आप उत्तम पुरुष। और मैं क्या हो जाता हूं? मैं फिर मध्यम पुरुष हो जाता हूं। लेकिन हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह हमेशा अन्य पुरुष रहता है। हम दोनों में से कभी कोई अन्य पुरुष नहीं बन सकता। जो उत्तम है और जो मध्यम है वो बदलते रहते हैं। कभी उत्तम मध्यम में आ जाता है, उत्तम मध्यम बन जाता है, और कभी मध्यम उत्तम बन जाता है। क्योंकि वक्ता और जो श्रोता होते हैं उनका जो है आपसी जो विचारों का जो संचार है वो चलता रहता है। ठीक है ना। तो उसमें कभी वक्ता क्या है? उत्तम पुरुष बनता है, वक्ता उत्तम पुरुष बनता है, तो कभी वक्ता मध्यम पुरुष बन जाता है। तो ये जो चीजें चलती रहती है, उत्तम और जो मध्यम है वो बदलते रहते हैं, लेकिन अन्य पुरुष हमेशा ही अन्य रहता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं भेद की।
पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर पर आता है उत्तम पुरुष, 2 नंबर पर आता है मध्यम पुरुष और 3 नंबर पर आता है अन्य पुरुष। अब मैं बात करूं उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में बात करें तो तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में हम बात करें तो वह, वे, उन्हें, उसे, ये सारे उसके अंदर आते हैं। और आप, ठीक है, ये सारे मैं, हम। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें, उसे और आप, ये सभी आते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है उत्तम पुरुष में? उत्तम पुरुष में मतलब अगर आप लिखते हो कि मैं कार्य कर रहा हूं। दूसरा हम खेलने जा रहे हैं। अब हम जो होता है, ये मैं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और हम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि हम खेलने जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि पुरानी फिल्में देखो या जो महाभारत है, रामायण है, ऐसी जो पुरानी कथाएं हम देखते हैं, तो उनके अंदर जो एक व्यक्ति होता है वो अपने लिए हम का प्रयोग करता है। जैसे राजा है तो वो कहेगा कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं। हम का मतलब वो अकेला भी जा रहा है तो भी वो हम का प्रयोग करेगा, एक वचन होने के बावजूद भी। और अगर वो पूरी सेना के साथ जा रहा है तो भी वो हम का प्रयोग करेगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर अकेला खेलने जा रहा है तो वो हम का प्रयोग कर सकता है, और अगर वो अपनी पूरी टीम के साथ जा रहा है तो भी वो ऐसे कह सकते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं। तो हम खेलने जा रहे हैं, मैं कार्य कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से है इसके अंदर? मैं है और हम है। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में जैसे तू अपना काम कर, तुम बड़े अच्छे हो। ठीक है ना? उसी तरह से हम बात करें अन्य पुरुष में, तो अन्य पुरुष में क्या रहेगा कि
वह घर गया था। वे विद्यालय से आए थे। उन्हें राजा ने बुलाया था। अब ये इसके उदाहरण हो गए। आपका बड़ा उदाहरण रहेगा, अपना आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझा दूं मैं। उत्तम पुरुष, मैं और हम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मैं कार्य कर रहा हूं, तो यहां मैं हम क्या रहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। यहां तू अपना कार्य कर, तुम बड़े अच्छे हो। वह घर गया था, वे विद्यालय से आए थे, उन्हें राजा ने बुलाया था। ये सारे अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या होता है कि अन्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वह घर गया था। अब मैंने कहा कि वह घर गया था, तो मैं जो मेरे सामने है उसको तो नहीं कह सकता कि वह घर गया था, और मैं अकेला भी नहीं कह सकता, अकेला खड़ा खड़ा ऐसे नहीं कहूंगा कि वह घर गया था, ठीक है ना। वे विद्यालय से आए थे, उन्हें राजा ने बुलाया था, ऐसे खड़े खड़े कहूंगा, नहीं कहूंगा। मैं ये कब कहूंगा, जब मेरे कोई सामने होगा। अन्य इसलिए अन्य कहा जाता है क्योंकि आपके सामने ये तीनों के तीनों होते ही होते हैं, ठीक है ना। अन्य की तभी बात होती है जब आपके सामने मध्यम पुरुष हो, और हम तभी बात करते हैं किसी अन्य की जब हमारे सामने कोई होता है। अकेले हम बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, तो फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अन्य के लिए मध्यम पुरुष का होना भी जरूरी है। जब सामने कोई होगा तब हम उससे बात करेंगे। और ये सारी बातें इसलिए होती है कि मैं जैसे कहूं कि वह जरूर आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे सामने कोई है, मैं उसे कह रहा हूं कि वह जो अन्य पुरुष है वह जरूर आएगा। और किसी से हम सीधे बात करते हैं तो कभी संबोधन से सर्वनाम का प्रयोग हम संबोधन में नहीं करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि संबोधन में कभी भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का प्रयोग होता है। संबोधन में नाम का प्रयोग होता है, संज्ञा का। संबोधन हम संज्ञा से ही करते हैं। जैसे हम मैं कहूं कि राम खड़ा हो जा, तो राम कहूंगा कि राम खड़ा हो जा, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वह खड़ा हो जा, वह कभी नहीं कहूंगा। यह खड़ा हो जा, वह खड़ा हो जा, इस तरह से हम उसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। संबोधन जब किसी को किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं। नाम से ही संबोधित किया जाता है किसी को, ठीक है ना। जैसे इसमें एक चीज और देखो कि आपका प्रयोग जो है वो यहां तो हुआ है, यहां भी हुआ है, लेकिन यहां नहीं हुआ। अगर यहां आपका प्रयोग हो जाता है तो वो किस में आ जाता है, निजवाचक में आ जाता है। इसलिए यहां आपका प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम लगभग एक जैसी है। या हम कहें कि उत्तम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम एक ही बात है, बस ये आप जो है ये उधर चला जाता है, इसलिए वो निजवाचक हो जाता है। अगर आप यहां रह जाता तो निजवाचक इसी के अंतर्गत आ जाता। भी मैं आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, ये सारी बातें इधर आ जाती मैं के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये यहां ना आके निजवाचक में चला गया। बाकी इसमें आप है, इसमें आप है। अब इस आपका और इस आपका उदाहरण मैंने नहीं दिया, तो कहने का मतलब है इस आपका उदाहरण यही दे देता हूं। इस आपका उदाहरण थोड़ा सा बड़ा रह जाता है। इस आपका उदाहरण क्या रहेगा, जैसे ठीक है ना, कि मैंने कहा कि आप
खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। तो ये आदर के लिए, सत्कार के लिए आपका प्रयोग कर दिया मैंने, मध्यम पुरुष के लिए, ठीक है ना, सामने वाले के लिए। अगर मैं तू कहता हूं तो तू में भी ऐसा कहते हैं कि तू का प्रयोग जो है वो तिरस्कार के लिए भी होता है, निकटता के लिए भी होता है और प्रेम के लिए भी होता है। जिनके साथ बहुत अधिक स्नेह रहता है, जैसे हम अपनी मां को हमेशा तू कहकर बुलाते हैं, जहां बहुत अधिक घनिष्ठता रहती है, ठीक है ना, जहां बहुत अधिक नजदीकी रहती है, निकटता रहती है, तो वहां हम तू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों को हम तू कहते हैं, ठीक है ना। और लेकिन तिरस्कार में भी हम तू का ही प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से कटु वचन कहना चाहते हैं, हम आप कहते हैं। अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, तू का प्रयोग करने लग जाते हैं। तब हम तू का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए तू का प्रयोग जो है अत्यधिक स्नेह के लिए, घनिष्ठता के लिए, निकटता के लिए, स्नेह के लिए भी होता है। लेकिन आजकल हम आप का प्रयोग भी करने लग गए हैं, ठीक है ना। आजकल हम आप का प्रयोग भी करने लग गए हैं, जो हम अपने बच्चों को भी, आज की जो पीढ़ी है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझती है और मतलब जो हम कहते हैं कि विदेशी कल्चर जो अपना रहे हैं, तो वो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आप कहा जाता है कि आप पढ़ लीजिए, आप खेल लीजिए, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आपको क्या पसंद है, छोटे से बच्चे को भी आप कहकर बुलाया जाता है। तो वो मध्यम पुरुष में आता है कि आप खड़े हो जाइए। लेकिन आप देखोगे कि अन्य पुरुष में आप कैसे आएगा। तो अन्य पुरुष, चलो जगह है मैं यहीं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, वहां जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लिखूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था। आप बत्तीस डिग्रियों के मालिक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, आप 32 डिग्रियों के मालिक थे। तो यहां जो आप आया है वो किस लिए आया है? यहां जो आप आया है, ये जो आप है, ये अन्य पुरुष के लिए आया है। ये किसके लिए है? अन्य पुरुष के लिए। क्योंकि मैं ये बात किससे कह रहा हूं? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि डॉक्टर भीम, मैं अगर ऐसा, आप ये मत सोचो कि कुछ भी मत सोचो, आप सिर्फ इतना सोचो कि मैं बोल रहा हूं। मानो मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, आप 32 डिग्रियों के मालिक थे। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से तो सीधा नहीं बोल रहा हूं ना, मैं किसी और को कह रहा हूं। अकेला हूं तो भी नहीं बोलूंगा, मैं किसी से कह रहा हूं ये बातें, ठीक है ना। किसी से, जिससे मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष हूं। और जिससे मैं ये बातें कह रहा हूं वो क्या है? वो मध्यम पुरुष है। जिससे मैं ये बातें कह रहा हूं वो क्या है? वो मध्यम पुरुष है, ठीक है ना। और जिसके बारे में कह रहा हूं, किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर मैं कह रहा हूं तो वो क्या है? अन्य पुरुष है। तो इसलिए आपका प्रयोग इन दोनों में होता है, ठीक है ना। और किसके लिए? आदर के लिए होता है, सत्कार के लिए होता है। आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए होता है, सत्कार के लिए होता है, ठीक है ना, मान सम्मान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आएगा हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं कि एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम और एक सार्वनामिक विशेषण, इन तीनों में क्या घालमेल रहता है। इन तीनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को करवाने से पहले मैं ये बात करवा देता हूं, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा इन तीनों में अंतर करवा देता हूं कि मैं अभी 3 वाक्य लिख देता हूं,
कौन कौन से 3 वाक्य लिखता हूं? एक मैं लिखता हूं कि वह घर गया, ठीक है ना, वह घर गया। दूसरा मैंने लिख दिया वह घर मेरा है। तीसरा मैंने लिख दिया कि वह मेरा घर है। अब देखो, अब क्या होता है कि नॉर्मली 2 चीजें आती हैं कि हम कह देते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, अन्य पुरुष को हम भूल जाते हैं, अन्य पुरुष को हम भूल जाते हैं। यहां मैं तीनों कवर करवा दूंगा। क्या है कि वह घर गया है, वह घर गया, ठीक है ना, वह घर गया। अब क्या होता है कि किसी निश्चित के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति वस्तु की संकेत करने के लिए, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके लिए यह और वह का प्रयोग होता है, इसके लिए यह और वह का प्रयोग होता है। लेकिन क्या होता है कि कोई सर्वनाम हमेशा क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन अगर वो संज्ञा के साथ आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम ये परिभाषा पढ़ते हैं। क्या परिभाषा पढ़ते हैं कि यहां लिख देता हूं मैं, सर्वनाम यदि संज्ञा के साथ आए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। कैसे? उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जैसे कि मैंने लिखा वह घर मेरा है। अब आप कहोगे कि यहां वह तो सर्वनाम आया है। क्या है? वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है ना। और घर क्या है? संज्ञा है। तो आप कहोगे कि ये तो वह जो है ये क्या है? सर्वनाम है सर, ठीक है ना। ये तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया ना भी। एक जगह तो वह क्या आता है, एक जगह तो वह आ जाता है सर्वनाम, और एक जगह वह को कह रहे हो कि सार्वनामिक विशेषण है, तो ऐसे कैसे हुआ? तो क्या होता है कि सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा के साथ नहीं आता। यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा के साथ नहीं आता। अगर वो उसी संज्ञा के लिए उसके साथ आ जाता है, संज्ञा के साथ आता है, तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अब क्यों है ये सार्वनामिक विशेषण? क्योंकि ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा के साथ आया है कि वह घर मेरा है, ये संज्ञा के साथ आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, संज्ञा के साथ आया है ये सर्वनाम, इसलिए ये क्या हो गया? संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए आया है, संज्ञा के स्थान पर नहीं आया, संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए आया है, इसलिए ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब मैं एक बात और लिख देता हूं, वो ये है कि ऐसी ही बात एक और है कि यहां लिख लेते चलो, वह
घर पर बैठा है। अब बताओ, अब बताइए कि यहां वह क्या है। अब यहां मैं क्या कहूंगा कि वह क्या है, वह सर्वनाम है, और घर क्या है, संज्ञा है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हुआ, यहां संज्ञा के साथ सर्वनाम आया तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, तो यहां भी संज्ञा के साथ सर्वनाम आया तो फिर सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं हुआ, यहां सर्वनाम क्या हुआ। तो इसका अंतर भी मैं आपको बता दूं। इसका अंतर यह है कि जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आए, सर्वनाम लिख लेना, पूरी बात लिख लो कि सर्वनाम जब संज्ञा के साथ आए और उसी संज्ञा के लिए आए, सर्वनाम जब संज्ञा के साथ आए और उसी संज्ञा के लिए आए तब सार्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर न आके उसी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए आया है। वह घर मेरा है, यहां वह किसके लिए आया है, घर के लिए आया है। यहां वह किसके लिए आया है, घर के लिए आया है। तो जहां सर्वनाम संज्ञा के साथ आए और उसी संज्ञा के लिए आए तो वहां क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन सर्वनाम संज्ञा के साथ आए लेकिन उसी संज्ञा के लिए ना आए, जो साथ में संज्ञा उसके लिए ना आकर किसी और के लिए आया है, तो वहां क्या होगा, सर्वनाम होगा। और वह क्या होता है, अन्य सर्वनाम होता है। तो यहां क्या रहेगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। एक बार फिर से बता दूं, यहां वह क्या कि वह घर पर बैठा है। वह कौन है, वह कौन है, वह कौन होगा, वो कोई राम, श्याम, सुरेश, संजय, विजय, इनमें से कोई एक होगा। और ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी है संज्ञा। ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा है। तो वह जो आया है वो संज्ञा के स्थान पर आया है कि वह घर पर बैठा है, इसके लिए नहीं आया, इसके लिए नहीं आया। ठीक है ना। ये जो सर्वनाम है संज्ञा के साथ आए लेकिन उसी संज्ञा के लिए आए जिसके साथ आया है, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। बाकी अगर सर्वनाम संज्ञा के साथ चाहे आ जाए, बाकी चाहे सर्वनाम जो है संज्ञा के साथ चाहे आ जाए, वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अब आते हैं इधर, अब क्या कहा, वह घर गया है। अब वह घर गया है, वह घर गया है। अब वह किसके लिए आया है, आप बताइए। वह घर गया है, क्या घर के लिए आया, नहीं आया। अगर वह घर के लिए नहीं आया, किसी और के लिए आया है जो संज्ञा है, तो फिर यहां क्या होगा, वह हमेशा किसके लिए आता है, अन्य पुरुष के लिए। तो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, यहां क्या रहेगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आएगा वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। यहां वह किसके लिए है, वह क्या है, सर्वनाम है, और घर क्या है, संज्ञा है। और यह सर्वनाम किसके लिए आया है, घर के लिए आया है। तो संज्ञा, पहली बात तो संज्ञा सर्वनाम दोनों साथ आ गए, साथ आते आप सोचोगे सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन अगर सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आया है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो वो क्या कह रहा है, वह घर मेरा है, तो किसके लिए, उसी संज्ञा के लिए आया, तो यहां होगा सार्वनामिक विशेषण। वैसे इसी की एक अलग से क्लास और लेके आओ, चिंता मत करो, फिर उसमें और समझ आ जाएगा अगर नहीं है। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें भी वह आया है, वह क्या आया है, सर्वनाम आया है, ठीक है ना। और घर क्या आया है, संज्ञा आया है, ठीक है ना। लेकिन बीच में एक सर्वनाम और आ गया, ठीक है ना, बीच में एक सर्वनाम और आ गया। तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप कहोगे सर कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हुआ। यह निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं
कि अगर सर्वनाम और संज्ञा के बीच में संज्ञा से पहले दो सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले दो सर्वनाम आ जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना? सर्वनाम और फिर संज्ञा, तो यहां क्या रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। या विभक्ति आ जाए कि वह मेरा घर है, वह तेरा घर है, ठीक है ना, वह उसका घर है, वह इसका घर है, वह इसकी कार है, वह उसकी पुस्तक है, इस तरह से आ जाएगा तो वो क्या है? निश्चयवाचक। भी निश्चित हो गया कि वह उसकी ही पुस्तक है, वह मेरा घर है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? निश्चय हो गया, निश्चित हो गया। और यहां हम क्या कह रहे हैं कि वह घर गया, वह घर गया। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? किसी अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं कि वह घर गया। यहां निश्चय नहीं है, यहां हम किसी और की बात कर रहे हैं कि वह घर गया, ठीक है ना। और यहां हम निश्चय बता रहे हैं कि वह उसकी पुस्तक है, वह उसका बैग है, वह उसकी कार है, वह मेरा घर है, वह तेरा मकान है, वह तेरी किताब है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर क्या है कि इसका, उसका, तेरा, मेरा, इन सब का प्रयोग करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें निश्चित होगा। और उसमें क्या रहेगा कि वे जा रहे हैं। अब अन्य की बात कर रहे हैं, वे जा रहे हैं, निश्चय कुछ नहीं है। वे जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए वे या वह या उन्हें या उसको, ये सारे सार्वनामिक विशेषण अन्य पुरुष में रहेंगे, ये सारे अन्य पुरुष में रहेंगे, ठीक है ना। और अगर सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ हो जाता है और उसी संज्ञा के लिए होता है तो वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। चलते हैं आगे। 2 नंबर पर रहेगा हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं परिभाषा। परिभाषा में हम लेंगे, क्या है परिभाषा? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे इत्यादि। अब आ जाते हैं हम भेद। वैसे तो इसके भेद नहीं होते हैं, पर हम इसको बांट सकते हैं वैसे दो भेदों में, दो भागों में। वो रहेंगे भाग ये रहे। निश्चय वाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं। वो होते हैं एक हम कह सकते हैं निकटस्थ कह सकते हैं, निकटस्थ, और दूसरा दूरस्थ। ठीक है ना। अब निकटस्थ में क्या आता है, इसके लिए आते हैं यह और ये, और दूरस्थ के लिए आता है वह और वे। उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण हुआ यह हमारा घर है। तो यह निकटस्थ के लिए कि यह हमारा घर है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक, क्योंकि इसमें हमेशा संकेत किया जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। हम ये कहेंगे कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, ये हमारा घर है, यह हमारा घर है, ये हमारा घर है, वह हमारा घर है, वो हमारा घर है, वे हमारे घर है। ठीक है ना। इस तरह से इसमें क्या किया जाता है, हमेशा संकेत किया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण, यह हमारा घर है, तो यह और ये का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है। जो चीजें नजदीक है उनके लिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा फोन है, इसके लिए हम वह का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दूर पड़ी है तो वह मेरी पुस्तक है, जैसे ये वह है तो ये वह, और पास आ गई तो यह होगी। ठीक है ना। दूरस्थ के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मेरा पेन है। उसी तरह से हम दूसरे की बात करें तो वह तुम्हारा घर है, वे मेरे गुरु हैं।
ठीक है, इस तरह से यह का प्रयोग नज़दीक के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए। अब इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा आपको और बता दूं कि 1 मिनट यही बताना पड़ेगा, आगे तो हम जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम किसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहां हम किसका प्रयोग कर रहे थे कि जैसे हमने लिखा कि यह हमारा घर है। अब इसकी जगह जैसे हालांकि पीछे बता चुका हूं, यह घर हमारा है। अब यह घर हमारा है, यह हमारा घर है तो निश्चयवाचक है, बीच में क्या आ गया, यह भी सर्वनाम है। सर्वनाम और सर्वनाम, सर्वनाम प्लस सर्वनाम, उसके बाद अगर संज्ञा आएगी तो वहां क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। लेकिन सर्वनाम के बाद संज्ञा आएगी और वह सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आएगा। जैसे ये भी, यह घर, इसी घर के लिए, यह जो है सर्वनाम है, लेकिन ये किसके लिए आया, घर के लिए आया है, तो ठीक है ना। तो ये साथ भी आ गए और इसी के लिए आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यहां क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह मैं ऐसे कहूं कि वह घर का मालिक है, वह घर का मालिक है। तो यहां जो है वह सर्वनाम है, लेकिन ये घर के लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ आए, लेकिन जो सर्वनाम साथ आ रहा है संज्ञा के, वो उसी संज्ञा के लिए न आकर किसी और के लिए आ जाए तो वहां क्या होता है, अन्य पुरुष। किसी और के लिए आ गया तो फिर क्या हो गया, अपने आप सीधी सी बात है ना, अन्य पुरुष हो गया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और दूसरा उदाहरण यह है, कहने का मतलब यह है कि यह घर हमारा है, यह घर सर्वनाम जो है संज्ञा के साथ आए और उसी के लिए आए। सर्वनाम जो है संज्ञा के साथ आए और उसी संज्ञा के लिए आए जिसके साथ आया है, तो वहां सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, तो वहां सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन सर्वनाम संज्ञा के साथ आए लेकिन उसी संज्ञा के लिए ना आकर किसी और के लिए आए, किसी अन्य के लिए आए, तो वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलते हैं आगे। ये था 2 नंबर। 3 नंबर पर आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले लेते हैं परिभाषा। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग
किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, ठीक है ना, जैसे कोई कुछ। भेद क्या कि जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग या वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ। अब इसके भेद क्या होते हैं? इसके भी दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक नंबर पर तो प्राणीवाचक और दूसरा अप्राणीवाचक या छोटे जीव के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहता है? प्राणीवाचक के लिए तो कोई और अप्राणीवाचक के लिए कुछ का। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की हम बात करते हैं। उदाहरण की हम बात करते हैं तो उदाहरण क्या रहेंगे कि जैसे कोई आया है, तो क्या है? कोई प्राणीवाचक है, अप्राणी तो नहीं हो सकता ना। उसी तरह से कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए हम नहीं कह सकते, किसी वस्तु के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग नहीं कह सकते, किसी प्राणी के लिए कहेंगे कि कोई आया है। लगता है घर में कोई है। कौन है ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चित को व्यक्त करता है कि कोई है। अब कौन है ये पता नहीं, लेकिन एक जरूर व्यक्त करता है कि है पक्का प्राणी, क्योंकि कोई प्राणी के लिए ही प्रयुक्त होता है। उसके बाद कोई व्यक्ति, अच्छा हाँ, जैसे अब ये लिख रहा हूं, ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। अब ये जो कोई व्यक्ति मैंने लिख दिया, लेकिन इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। कोई व्यक्ति लिखते ही ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। आपको बता दूं कि जो सर्वनाम के 4 भेद हैं, 6 भेद हैं, 6 में से 4 जो है सार्वनामिक विशेषण में आते हैं।
चार जो है वो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। कौन कौन से आएंगे वो भी मैं अभी, ये बीच में आ गया है तो मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से आ जाएंगे। अभी अपने वापस आ जाएंगे, एक बार मैं आपको बता दूं कि सार्वनामिक विशेषण, हालांकि इसको हम अलग पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां मैं बता दूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या चीज है ये। ठीक है ना, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो चार आ जाते हैं, एक उत्तम पुरुष को छोड़ के, निजवाचक को छोड़ के बाकी सभी आ जाते हैं। कौन कौन सा? एक नंबर तो आ जाता है हमारे पास निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये चार जो है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? चार जो है ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं ये भी मैं सारी बातें आपको बता देता हूं। ठीक है ना, ये चार जो है ये सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब इनके चिन्ह कौन से होते हैं वो याद रखने आपने। निश्चयवाचक के क्या होते हैं? निश्चयवाचक के होते हैं यह, यह, ये, वह और वे, ये निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक के क्या होते हैं? कोई और कुछ। प्रश्नवाचक के क्या होते हैं? कौन और क्या। संबंधवाचक के जो और सो, ये रहते हैं। ये सभी अगर संज्ञा के साथ आ जाएं, इनमें से कोई भी, क्योंकि ये सर्वनाम है, इनको देखते हम क्या कहेंगे कि सर्वनाम है। अब जैसे ही हम यह, ये, वह, वे देखेंगे तो आप क्या कहोगे कि ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ही आप कोई कुछ देखोगे आप कहोगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ही आप कौन क्या देखोगे आप कहोगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे ही आप जो और सो देखोगे आप कहोगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये अगर संज्ञा के साथ आते हैं, ये अगर संज्ञा के साथ आते हैं और उसी संज्ञा के लिए आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आप यह देखते रहो। अब यह के साथ यदि लिखा है कि यह व्यक्ति अच्छा है तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहां यह जो है किसके लिए आया है? इसी व्यक्ति के लिए आया है जो पास में आई है। यहां जो यह सर्वनाम है ये उसी संज्ञा के लिए है जो इसके पास बैठी है। उसी तरह से मैं कहूं कि कोई व्यक्ति आया है। उसी तरह मैं कहूं कि कुछ सोना दे दीजिए। इसी तरह मैं कहूं कि कौन व्यक्ति आया है। इसी तरह मैं कहूं कि जो व्यक्ति आया है। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, अब कोई व्यक्ति, ये कोई जो है ये इस व्यक्ति के लिए आया है इसलिए यहां सार्वनामिक विशेषण है। ये कुछ जो है इस सोना के लिए आया है, सोना क्या है? संज्ञा है, और ये क्या है? सर्वनाम है, तो यहां क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण।
कौन व्यक्ति, यहां भी सार्वनामिक विशेषण, जो व्यक्ति, यहां भी सार्वनामिक विशेषण। इसको हालांकि अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो है ये सारी चीजें आपके सामने जैसे ही आएंगे आप कहेंगे कि ये तो विशेष सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं होंगे। ये अगर कहीं संज्ञा के साथ आ गए और उसी संज्ञा के लिए आ गए तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ये आपने ध्यान रखना है। क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन क्लियर होगी जो भी बात है। कोई आया है, लगता है घर में कोई है, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये सभी कोई के उदाहरण हैं। फिर हम बात करें कुछ की। चाय में कुछ गिर गया है। अब देखिए यहां चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या हो गया, यहां छोटा जीव हो गया। तो जो कुछ होता है, कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है, अप्राणीवाचक के लिए या छोटे जीव के लिए। तो चाय में कुछ गिर गया है मतलब कोई छोटा जीव गिर गया, बड़ा नहीं गिर सकता। बड़े के लिए कभी भी कुछ का प्रयोग नहीं होगा, बड़े के लिए, ठीक है ना, कुछ का प्रयोग नहीं होगा। बड़े जीव के लिए कोई का प्रयोग होगा। इसी तरह से पदार्थ के लिए, अप्राणीवाचक मतलब पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है कि मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो यहां क्या होगा, पदार्थ हो जाएगा। अगर यहां साथ में लिख दिया ना कि मुझे कुछ चाय दीजिए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, बस पास में आते ही गड़बड़ हो जाएगी। यह ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण है। यही टॉपिक भी अलग करवाऊंगा मैं, लेकिन बीच बीच में बार बार आपको बता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, कोई नहीं करने वाला, ठीक है ना। मुझे कुछ खाने को दीजिए। अब मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, तो यहां कुछ क्या है, सर्वनाम है। लेकिन मैंने यहां कह दिया ना कि मुझे कुछ रसगुल्ले दीजिए, अब साथ में रसगुल्ले आते ही क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह बात ध्यान आपने रखनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यहां भी क्या रहेगा, ये पदार्थवाचक रहेगा। मुझे कुछ खाने को दीजिए, यहां भी पदार्थवाचक रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 4 नंबर पर। चार नंबर पर हम ले लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ढंग से लिख देते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा।
जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, कितना इत्यादि। ठीक है। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी के बारे में पूछते हैं कि कौन आया है, कौन आया है, क्या हो रहा है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है किसी के बारे में। ठीक है, तो वहां क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, कौन आया है। तुम्हें क्या काम है। तुम्हें कौन चाहिए। तुम
क्या कर रहे हो, क्या, कौन, क्या, कौन। अब यहां भी आपको बता दूं कि कैसे होगा। ये जो है ये नॉर्मल लग रहे हैं, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनको आप पहचान दोगे। लेकिन साथ में कोई आ गया, जैसे कौन आया है। अब अगर यहां आ गया ना कि कौन व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति आया है, यही अगर आ जाता है तुम्हें क्या वस्तु चाहिए, इसी तरह से तुम्हें कौन व्यक्ति चाहिए, इसी तरह से। अब इसमें आप देखोगे ये तो क्या है, इसके उदाहरण हैं। और ये देखोगे तुम तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। कौन व्यक्ति, क्या वस्तु, कौन व्यक्ति, ठीक है। पांच नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताने के लिए या दो उपवाक्यों में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है, जिन सर्वनाम का प्रयोग, जिन सर्वनाम का प्रयोग दो उपवाक्यों में संबंध बताने के लिए किया जाता है। क्या है, जिन सर्वनाम का उपयोग दो उपवाक्यों में संबंध बताने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम का उपयोग दो उपवाक्यों में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते
हैं, जैसे जो, सो, जिसका, उसका इत्यादि। ठीक है ना। इसमें एक चीज और बता दें आपको, वो ये है जो और सो। अब जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, और सो जो है वो सह संबंधवाचक सर्वनाम। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। अब आ जाते हैं उदाहरण। ये सबसे आसान है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, जो करेगा सो भरेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये सारे जो सो, जिसकी उसकी, तेते जेते, जो सो, जितना उतना, जैसा वैसा, ये सभी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो दो उपवाक्यों में संबंध बताते हैं। जो दो उपवाक्यों में संबंध बताते हैं तो ये कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आ जाता है अंतिम। अंतिम क्या है, 6 नंबर। निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा।
जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने आप इत्यादि। उदाहरण मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं आप देख लूंगा। वह स्वयं कर लेगा। वह अपने आप कर लेगा। इसमें स्वयं, आप, स्वयं, अपने आप, ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। एक आध उदाहरण और लिखवा देता हूं। ये लिखवा दूं क्या? वह स्वतः समझ जाएगा। मैं खुद ही जा रहा हूं। स्वतः, खुद, ये। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखो कि जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं का प्रयोग तो मैं के लिए भी किया जाता है कि मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी काम के लिए होता है कि वह काम अपने आप। इसमें होता है कि मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि किसी काम के लिए होता है कि वह काम कर लेगा। और इसमें खुद के लिए न होकर किसी दूसरे के लिए भी होता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, वह अपने आप कर लेगा, मैं स्वयं कर लूंगा, वह स्वयं कर लेगा, मैं खुद कर लूंगा, वह खुद कर लूंगा, और मैं और वह दोनों के लिए इस प्रकार का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अपने लिए और दूसरे लिए दोनों के लिए ही निजवाचक सर्वनाम आता है।
और इन दोनों के लिए ही स्वयं का, खुद का, जितने भी ये शब्द जैसे स्वयं है, आप है, स्वयं है, अपने आप है, स्वतः है, खुद है, इन शब्दों का प्रयोग। और ये शब्द जहां आते हैं वहां अधिकतर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसकी एक खासियत है कि ये जो सर्वनाम है ये सार्वनामिक विशेषण में नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं कि सर्वनाम आपको मैंने बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है, तो आसानी से ही आपके धीरे धीरे प्यार से समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लंबी क्लास है, पसंद आ जाए तो शेयर अवश्य कर देना। और जुड़ने के लिए मैं बात कर रहा था कि संकुल मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम है। और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है 63 771 24 802। और एक बात और बता दूं, अभी अपने चैनल पर जो है फर्स्ट पेपर, व्याख्याता का फर्स्ट पेपर और वरिष्ठ अध्यापक का फर्स्ट पेपर भी आ गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।